तो मैं आज सेक्टर 4 में हूँ और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो पूरे जिले में दुर्ग प्रेस फोटोग्राफर के रूप में चर्चित रहे और जिन्होंने दुर्ग जिले के लगभग 10,000 अपराधों में फोटोग्राफी की और उनके फोटोग्राफी के माध्यम से कई बड़े अपराधों को पुलिस ने सुलझाया है और कई बड़े अपराध जो कोर्ट में साबित हो सके। मैं आज ले चलूँगा आपके पास, आपको रामगोपाल पटेल जी के यहाँ देखिए आप। भैया नमस्कार। आइए आइए कपिल देव जी, आइए, ये हमारे कपिल देव, आइए 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 कपिल देव जी, बैठिए बैठिए। कैसे हैं? बस बढ़िया हैं, गुरु जी की हमारी कृपा है। स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल चंगा है, सब बढ़िया है। तो हम पहुंच चुके हैं आखिर रामगोपाल पटेल जी के पास, जो पुलिस फोटोग्राफर रहे, काफ़ी चर्चित रहे और ज़िले में इनका नाम काफ़ी फेमस रहा है और एक समय में इनके कई फोटोग्राफियों ने कई सबूत दिए अदालतों को, कई सबूत जुटाए पुलिस को, जिसमें जांच में आसानी हुई। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरी जो क्राइम होता है, लोग उस पर दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं कि कोई मामला सुलझा तो कैसे सुलझा, कुछ मामले तक पुलिस पहुंची तो कैसे पहुंची। और ये जो तीसरी आंख है पुलिस के फोटोग्राफर, आज उस तीसरी आंख से हम उन पूरी बारीकियों को समझेंगे, जानेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कि आप पुलिस में कब से आए और पुलिस में आने का क्या आपका रीजन था, क्यों आना चाहते थे पुलिस में? पुलिस में 1984 से जुलाई अगस्त में भर्ती हुई थी और 25 जनवरी 1985 को मैं जो है दुर्ग में ज्वाइन किया। शिक्षा मेरा हायर एजुकेशन तो यहाँ साइंस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया था, दुर्ग साइंस कॉलेज से। और जब ये भर्ती निकली तो उस समय ज़रूरत थी फोटोग्राफर, 2 फोटोग्राफर भर्ती करने। और सबसे पहले नाम तो मैं उनका लूँगा, श्रद्धेय हमारे स्वर्गीय श्री VS चौबे साहब, उस समय पुलिस अधीक्षक दुर्ग हुआ करते थे और उन्हीं का ये प्रयास था। उस समय पुलिस विभाग में भी कोई बहुत ज़्यादा कोई सुविधाएं नहीं थी और बहुत उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी यहाँ दी गई। जिले में अधिक से अधिक साधन संपन्न हो, गाड़ियाँ हो, वायरलेस हो, कोई शाखा CID शाखा हो, फोटो शाखा हो, तो वो अक्सर कुछ न कुछ भोपाल से PHQ से लाते रहते। तो उन्हीं का प्रयास था। तो शाखा तो आ गई, अब शाखा का आ गई तो फोटो काम करने वाला आदमी होना चाहिए। तो उसमें मैं भर्ती हुआ और 25 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया। और मुझे ये फोटोग्राफी का काम स्वर्गीय श्री VS चौबे साहब के निर्देशानुसार जो है ना, मैंने फोटोग्राफी काम शुरू किया। आपको 10,000 अपराधों पे पहुंचे, उनकी फोटोग्राफी की, जिले का ऐसा कौन उस दौरान कौन सा ऐसा अपराध इन 10,000 में आप गिनते हैं जो आपको लगता है कि वास्तव में ये अपराध बहुत बड़ा था और बहुत चुनौतीपूर्ण था पुलिस के लिए, इसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल था, साक्ष्य इकट्ठा कर पाना, कौन सा ऐसा अपराध? ऐसा तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 10,000 में से बहुत सारे ऐसे अपराध हुए हैं कि जिनमें अपराध स्थल की फोटोग्राफी से न्यायालय द्वारा जो है ना अपराधियों को सख्त सजा हुई है। और 1-2 को बता पाना, बहुत सारे जितने अपराध आप भी यहाँ बहुत बचपन से हैं देखते हैं कि यहाँ बड़े बड़े से जो है योगी हत्याकांड हुआ और बहुत बड़े बड़े हत्याकांड हुए, भिलाई गोली कांड हुआ या दुर्ग में डकैती कांड हुआ। मतलब यहाँ ये बता पाना बहुत मुश्किल है, पर एक आध केस को अपन ये बता सकते हैं कि इसमें जो है हमारी क्या उपलब्धता रही, जिसमें पूरे भारत में उसको मान्यता दी गई है जी। तो ऐसा भी अपराध हुए हैं। वो एक राजहरा थाने का अपराध था, जिसमें गौशाला में एक आरक्षक गार्ड जो है वो स्वयं द्वारा आत्महत्या किया था। तो चूँकि वो एक क्षेत्र थोड़ा सा संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते यहाँ से जैसे खबर मिली हम लोग गए तो वो खिड़की खुली हुई थी, तो ये लगता था कि पता नहीं किसने मार दिया, गौशाले को लूटने गया कैसे भी। जब अंदर गए तो उसमें सब देखा गया तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके छाती में गोली कैसे लगी। छाती में गोली लगी? छाती में गोली लगी थी, पर ये सब और सामने जंगला था, तो ऐसा लग रहा था कि सामने कोई आया और इनको जो है ना
मार करते खजाना घोटाले को लूटने के इसमें। और डॉक्टर मैथिल साहब के हमराह मैं भी वहाँ गया जो है, फोटोग्राफ्स लिए पूरे घटनास्थल के। और ये पता चल गया डॉक्टर साहब बहुत योग्य फॉरेंसिक अधिकारी थे। तो उनका आशीर्वाद मुझे भी मिला और उनके ही आशीर्वाद से क्राइम रिपोर्टिंग में मेरा नाम थोड़ा बहुत हुआ, तो उनका बहुत बड़ा मैं तो पूरे समय तक उनका ही मार्गदर्शन करता रहा। और घटनास्थल में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सबको मैं ऑब्जर्व करता था प्रत्येक घटनास्थल में। तो वहाँ गए तो उनको ये डेड बॉडी तो ऐसे लेट गई थी, तो उन्होंने डेड बॉडी को पीछे से उठवाया, पीछे दीवार में देखा तो गोली सीने से लग करके पीछे निकल करके वो 20 फीट पीछे दीवार में टकराए। तो टकरा करके वो डेड बॉडी उसकी गिरने के पहले वो पीठ के नीचे आ गई गोली। तो गोली का निशान तो दिख रहा था, तो गोली दिख नहीं रही थी, गोली है कहाँ। जब डेड बॉडी को उठाया गया तो गोली मिल गई। इसके बाद में अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गोली तो चलाया कैसे। तो फोटो लेते तो मैं भी अपना जो है फोटो ले रहा था, क्योंकि वो हर समय अपने को सिखाते रहते थे अपराध स्थल की फोटोग्राफी कैसे करना चाहिए, कहाँ मारते। तो घूमते मैं बहुत सूक्ष्मता से उनकी फोटो पूरे डेड बॉडी की ले रहा था। तो दाहिने हाथ के पैर का अंगूठा को देखते देखा तो उसमें टैगर के निशान मिले। दाहिने हाथ के दाहिने पैर के अंगूठे में टैगर का निशान था। अच्छा। उसको मैंने फोटो ले ली, क्योंकि वो तो जैसे दबा वैसे प्राण निकल गए, तो ब्लड सर्कुलेशन हो जाने तो निशान वैसे बना हुआ था। वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता थी। ये वहाँ साबित हो गया, डॉक्टर मैथिल साहब ने बता दिया कि ये व्यक्ति ने स्वयं सुसाइड किया है, बाहरी आदमी किसी के इसमें कोई हाथ में कोई नहीं मारा है। अंगूठे के से ट्रिगर दबा के बैठा, वो बैठ के पैर लंबा किया, सामने राइफल किया और टैगर पे जो है ना पैर से जो है ना टैगर दबाया और यहाँ लगा और किया। तो उसमें उस फोटोग्राफ्स में इतना वो मिला यार, एक समझ में नहीं आ रहा था कि एक कर्मचारी को जो है ना आरक्षक को जो गार्ड ड्यूटी में था वो कैसे मरा, और तरह की बातें राजहरा क्षेत्र में तो आपको मालूम है। उसमें ये हुआ कि नहीं अब ये कंफर्म हो। फिर उसके बाद में डॉक्टर मैथिल साहब ने एक दूसरे कर्मचारी को बुलाया वर्दी में, उसका डेमो किया हुआ, और उस डेमो को भी हमने फोटो लिया। तो एग्जैक्ट जो डेमो था वो अंगूठे में वो टैगर को लगा करके देखा तो वो ये हो गया कंफर्म कि ये सुसाइड ही। मतलब आपकी नजर अंगूठे में नहीं पड़ती, कैमरे की। हाँ, तो ये संदेह बना रहता है कि हत्या है कि आत्महत्या है। ये संदेह बना रहता। 2008 में फिर उसमें डॉक्टर मैथिल साहब ने एक पेपर प्रेजेंटेशन किया, सुसाइड बाय सर्विस राइफल। आपने शायद सुना होगा, बहुत पेपर में आया था, सुसाइड बाय सर्विस राइफल। उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन किया और कलकत्ता में ऑल इंडिया फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस में उस पेपर को उन्होंने प्रेजेंट किया, और वहाँ जो है ना वो फोटोग्राफ से पूरे भारत में बेस्ट घोषित हुआ। अच्छा, इसीलिए फिर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दी? नहीं, राष्ट्रपति पदक के लिए तो अलग था ये, जैसे राष्ट्रपति पदक तो जो इसको भी जोड़ सकते हैं, पर वो और अलग था वो। तो उसमें मुझे जो है ना मिला राष्ट्रपति कलकत्ता में फॉरेंसिक के ऑल इंडिया फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस में कि ये जो है पूरे संपूर्ण भारत में बेस्ट घोषित किया था 2008 में। इसको बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझते थे पुलिस फोटोग्राफी को, किसी से लेना ना देना। और सुबह हम निकलते थे पूरे ताकत के साथ, प्रसन्नता के साथ, ऊर्जा के साथ निकलते थे। कब लौट करके आएंगे, कहाँ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। तो कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से दुर्ग जिले से बाहर भी जाना पड़ता था। महासमुंद है, धमतरी है, राजनांदगांव है, बेमतरा और ये बालोद तो खैर अभी बटुआ हुए हैं। तो पूरे उसमें जाते थे और अच्छा प्रसन्नता से हम लोग काम करते थे, पूरी ईमानदारी के साथ। तो कई जगह जो है ना फुटप्रिंट मिले, बहुत पुरानी है जो हम लोग की टायर मार्क्स मिले। टायर मार्क की वजह से हमें डकैती विवेचना अधिकारी की मदद की, उसमें विवेचना अधिकारी को डकैती में अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली फोटोग्राफी के माध्यम। एक फोटोग्राफर की क्या भूमिका होती है जब कोई पुलिस फोटोग्राफर किसी अपराध की घटना स्थल पर जाता है, तो कितनी बारीकी चीज़ों को देखता है, समझता है, उसकी फोटोग्राफी करता है। उसके बाद एक साक्ष्य तैयार होता है, एक सबूत तैयार होता है। जिस पुलिस का फोटोग्राफर होता है वो
फोटोग्राफी तीसरी नेत्र कही जाती है। महसूस किया है कि जो हम नहीं देख सकते वो कैमरा देख लेता है। अनेकों घटनाओं में ऐसा हुआ है कि हम लोग गए, फोटो इधर उधर से सभी कोणों से फोटो वरिष्ठ अधिकारियों के, फोरेंसिक के अधिकारियों के निर्देशानुसार फोटोग्राफ से लिए, सब कुछ किए, पर जो चीज़ हम खोजना चाहते हैं वो हमारी आंखें नहीं देख पाती कभी कभी, पर कैमरा जरूर देख लेता है। तो मैं कहता हूँ कि ये कैमरा जो है ना, ये पुलिस की तीसरी नेत्र। अक्सर बर्न केस बाथरूम में पाए जाते थे, बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके उनमें मिट्टी तेल डाल के जला लेना, या बिस्तर में जल जाना तो पूरा घर जल जाना। तो कई बार हम लोग देखते हैं, फोटो लेते हैं, पर वो चीज़ हमारी आंखों में नहीं दिखता। सोचते ज़रूर हैं कि फॉरेंसिक के अधिकारी या विवेचक के अधिकारी की देखेंगे वो डब्बा कहाँ है, या उसका ढक्कन खुला है कि नहीं खुला है, और माचिस कहाँ है। अगर आग लगी तो माचिस कहीं ना कहीं होगी, माचिस की हो सकता है जली तिलिया भी हो। तो कभी कभी घटनास्थल में माचिस हमको नहीं दिखती, तो माचिस रहती वहीं, तो फोटो देख लेता, कैमरा देख लेता है, बाद में जब देखता अरे ये माचिस तो यहाँ पड़ी हुई है। और कई मामलों में जैसा भी हुआ है। ये राष्ट्रपति पदक का पुरस्कार आपको कब और किस मिला? इसमें जघन्य गंभीर अपराधों के अपराध स्थल से हमारे द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स से अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। अनेकों बार इसमें मुझे राष्ट्रपति पदक मिला था। 26 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया सर। तो 10,000 अपराधों में आपने फोटोग्राफी की, तो कई मामले तो आप भी आसानी से सुलझा लेते होंगे, अनुभव हो गया होगा। अब इस बात पे मैं आपको एक बात बताऊं, 2010 की, शायद 2010 की बात है। श्रीमान अमित कुमार साहब पुलिस अधीक्षक दुर्ग थे, श्रीमान RK विश साहब IG दुर्ग थे, और श्रीमान कोटवानी साहब जो है एडिशनल SP थे, डॉक्टर DP मैथिल साहब फॉरेंसिक एक्सपर्ट। एक घटना अच्छा आपने याद दिलाया, फोटोग्राफी अनुभव का जो है, सुपेला में एक 4-5 साल के लड़के का गुम इंसान हुआ था। उसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी कि 4-5 साल का लड़का सुबह से गायब है। तो लड़का गायब है तो बहुत गंभीर अपराध है। सारे अधिकारी कंट्रोल रूम में आकर के करीब 2 बजे से बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, क्या होगा, कैसे है, क्या है। हालांकि वो जो रिपोर्टर थे वो बहुत ही सामान्य परिवार से थे, तो ऐसा कोई कुछ लग नहीं रहा था कि इसका अपहरण हुआ होगा। पर चूंकि लड़का गुमा है तो अपराध तो है, या कौन ले गया, कैसे गया, इसी में मंथन चल रहा था कंट्रोल रूम। मैं भी था। तब तक वायरलेस से कंट्रोल रूम के माध्यम से खबर आई कि भिलाई नगर रेलवे लाइन में ये अपना सुपेला क्रॉसिंग के पास रेलवे लाइन, ये भिलाई की तरफ आप क्या बोलते हैं, तब डाउन बोलते हैं इसको, इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई, फोटोग्राफर को भेजी। तो डॉक्टर मैथिल साहब को मैं बताया, मैं कहा सर एक मर्ग हुआ है और फोटोग्राफी के लिए बोले चलेगा फोटो ले। मैं गया वहाँ तो देखा बहुत ही समझने लायक और बहुत महत्वपूर्ण केस बता रहा हूँ। मैं घटनास्थल गया, तब तक हमारे वो हवलदार साहब, हेड कांस्टेबल साहब जो है ना, इतना अधिकारी पहुँचे थे, वो इतना कल्याण स्वीपर को बुला लिए थे, बोरा वोरा लेकर के डेड बॉडी को। शाम हो रही है, आज तो PM होगा नहीं, तो कल PM होगा, तो इसलिए इसको शिफ्ट करना है, जल्दी जल्दी फोटो ले लीजिए। हेड साहब मेरे को बोले, मैं ठीक है ले ले। तो वहाँ जब मैंने देखा तो पहली बात तो मेरे में मन में ये आया, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि 4-5 साल का लड़का पटरी में कैसे लेटेगा। और सही, उसको क्या मालूम कि इसको लेटने से क्या होता है, मर जाते हैं। अब मरेगा तो सुसाइड क्यों करेगा भाई, 4-5 साल का लड़का है। ये बात मन में आई। इसके बाद देखा कि वहाँ ब्लड जो मिलना चाहिए, ब्लड नहीं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि उस डेड बॉडी में एक भी कपड़े नहीं थे। अब ये देखिए धीरे धीरे दिमाग कहाँ जा रहा है। और चौथी बात, उस डेड बॉडी में, बच्चे के डेड बॉडी में जगह जगह में चोट के निशान थे, खून निकल रहा था। तो मैं जब फोटो ले लिया उधर से, तो हेड साहब बोले फोटो हो गया पटेल जी, तो
मवला हो गया पर डेड बॉडी को छुएंगे नहीं। बोले क्यों? मैं कहा ये सामान्य मर्ग नहीं। और मैं तत्काल फोन लगाया डॉक्टर मैथिल साहब को कि सर ये मुझे तो और कुछ लग रहा है। बोले क्या लग रहा है? मैं 3-4 पॉइंट बताया कि 5 साल का लड़का पटरी में गर्दन को लगा करके कभी लेट नहीं सकता। दूसरी बात, वहाँ ब्लड नहीं है। तीसरा, लड़के के बदन में एक भी कपड़ा नहीं है। चौथा, उसके गिट्टी के जगह जगह चोट के निशान बने हुए। जैसा बताया इधर से तत्काल फिर डॉक्टर मैथिल साहब और श्रीमान कोटवानी साहब एडिशनल एसपी थे, सभी लोग अधिकारी तत्काल पहुँचे और टीआई भिलाई नगर भी आए साथ में। देखे तो वो, अरे ये तो मर्डर है। पता किया गया 4-5 साल का लड़का सुकेला में गुमनाम कायम हुआ। ये लड़का तो वही लग रहा है। तो डॉक्टर मैथिल साहब की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो किसी घटनास्थल जब जाते थे चुपचाप देखते थे और चुपचाप वो कम से कम काफ़ी दूर राउंड से चक्कर लगाया करते थे कि कोई सबूत मिल जाए। तो वैसे देखते तो जो रेलवे लाइन के किनारे में गिट्टियों का ढेर पड़ा रहता, तो एक जगह घूमते घामते गए, गिट्टियों के ढेर में गिट्टियों में ब्लड लगा और वहीं को उसके कपड़े पड़े हुए थे। तो एडिशनल एसपी साहब, कोटवानी साहब, मैथिल साहब सब देखे। इसके बाद में सब चर्चित की हुआ, ये हो गया कि लड़का वही। बाद में उनको खबर कराई गई, वो देखे तो लड़का वही था। अब लड़का वही था ये तो ठीक है, पर इतने बड़े लड़के से दुश्मनी किसकी हो? ये तो मामला फिर क्या था, क्या निकला? वो सुलझा मामला? हाँ, सुलझ गया। तो था मौसिया जो उस लड़के को बहला फुसला पिलाया और उसी ने गिट्टियों में पटक पटक कर लड़के को मारा। जब वो पूरी तरीके से मर गया, उसे कपड़े वहीं निकाले थे और हाँ पैर पकड़ करके उसको गिट्टियों में बार बार मारता था। जब उसका प्राण निकल गए तब वो रेलवे पटरी में ये बनाने के लिए कि लड़के ने सुसाइड किया है। वो ये भूल गया था कि 5 साल का लड़का सुसाइड क्या करेगा, उसको क्या मालूम कि सुसाइड क्या है। और रेलवे पटरी में तो वही उसका पाप जब था, वो ले जाकर के पटरी में खवा दिया और उसी दिन वो 2 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ गया। ये अस्वस्थ कब हुआ? ये बीच में ऐसे हो गया, पर मैं कभी नहीं मानता कि मैं अस्वस्थ हूँ। देखिए, हौसला बुलंद होना चाहिए भैया कि आपने पूरी कहानी अभी सुनी समझी, देखी, 2 बड़े केस आपने समझे। और इन्होंने इस दौरान अभी तक 6 किताबें लिखी है फॉरेंसिक पर, अपराधों पर। और निश्चित रूप से जिसकी बहुत चर्चा भी हो रही, तारीफ भी हो रही, कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 6 किताब हैं। तो ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली भैया? ये 6 किताबें हैं मेरी आपको मैं दिखाई बताता हूँ। जी। पहली किताब मेरी ये है डेथ फ्रॉम एस्पीसिया। अच्छा। ये मेरी किताब है डेथ फ्रॉम एस्पीसिया। इसको दम घुटने से मृत्यु, दम घुटने से मृत्यु सचित्र है, जिनको वरिष्ठ अधिकारियों ने को बहुत सराहा इस पुस्तक के लिए। और इस पुस्तक को तो लिखने में मेरे प्रेरणा स्रोत है श्रीमान डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब। दूसरी किताब है मेरी मादक पदार्थों के संबंध में है। ये भी किताब सचित्र है, रंगीन है। इस किताब को भी खूब अधिकारियों के द्वारा, प्रदेश के अधिकारियों के द्वारा, विवेचकों के द्वारा सराहा गया। ये मेरी तीसरी किताब है जघन्य अपराधों के घटना स्थल निरीक्षण में महत्वपूर्ण बिंदु। ये किताब जो है ये है फॉरेस्ट सोर्स ऑफ लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन। 5वीं किताब है विष कितना घातक है जीवन के लिए और क्यों। ये है साइबर अपराधों की दुनिया में हम, आप और तत् संबंधी कानून। हमारे साथ रामगोपाल पटेल जी, छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित पुलिस फोटोग्राफर, जिन्होंने हमने अभी जिनकी कहानी सुनी। कई अपराधों में फोटोग्राफी उन्होंने की और कई अपराध इनके फोटोग्राफी के माध्यम से सुने। और इन्होंने जो 6 किताबें लिखी है उन्होंने हमें भी अभी दिखाया। निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प इनकी पूरी स्टोरी है। काफ़ी इनकी जो जानकारी है, इनके पास जो
डॉक्टर बीपी मैथिल जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ जो इनका एक दौर गुजरा अपराधों के घटनास्थल पर जाने से लेकर अपराधों को सुलझाने तक, तो काफ़ी दिलचस्प है। और हम लगातार इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। आज पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 और दिखाएंगे, किसी बड़ी घटना का जिक्र करेंगे। मैथिल साहब और पटेल साहब ने कैसे उनकी सक्रियता ने कैसे किसी अपराध को सुलझाया। तो हमारा ये आज का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।